को पकड़ो बोलोगे, हिंदू को कोरोना बोलोगे, हिंदुओं की देवी देवताओं का अपमान करोगे, इनकी ये औकात है क्या? क्या बात कर रहे हैं? तो जो एक मिनट तो अगर तुम हमारे सनातन में गाली दोगे, तुम में हिम्मत है तो विशेष धर्म वालों के बारे में बोल के बोलो ना। मोहम्मद जांच होनी चाहिए, वो कौन लोग थे, कैसे एंटर कर गए, इतनी मतलब सुरक्षा वहाँ को हर कोई तो नहीं पहुँच सकता वहाँ। देश के मैं कहता हूँ 1% भी लोग नहीं है जो पार्लियामेंट को अंदर से देख पाते हो। और कैसे वहाँ पहुँच के लोग बाग उत्पात मचा रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। और आप ये कह रहे हो ना कि अंदर कैसे घुस गए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं ना, प्राइवेट लोगों को प्लस कॉन्ट्रैक्ट होता है कंप्यूटर रिपेयर के लिए, ठीक है, अंदर की मेंटेनेंस के लिए, उन लोगों के लिए वो बनता है, विजिटर पास बनता है, तो वो तो आते ही है ना। अब उनको क्या पता कौन घुस के अंदर आ रहा है? कोई भी सेंध लगा के घुस सकता है। जो सरकारी जो संपत्ति है उसकी मेंटेनेंस के लिए ठेके दिए गए, वहां से भी लोग घुसते हैं। अब ये कैसे घुसे ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन मोदी जी एक काम जरूर कर दीजिएगा, इस प्रकार के लोग जैसे अंदर घुसे शूट एज साइट सीधा किया जाए, कोई कार्रवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, तभी ये जिहादी और ऐसी मानसिकता के लोग अंदर नहीं आएंगे। भ्रष्टाचार कहाँ से फैल रहा है? पार्लियामेंट से ही। वे फंडिंग लेते हैं, फिर उनके एवज में वो अपने ठेकेदारों को, अपनी कंपनी वालों को, अपने बिजनेसमैनों को, ये सब चीज़ों को, एक नेता की बात नहीं करना ना, एक किसी व्यक्ति की या किसी पार्टी की, सबका यही हाल है। मोदी जी का सारा है, राहुल गांधी का नहीं है। 300 करोड़ निकल गया, तुम्हारे बाप 350 करोड़ कहां से निकल गया, उसका हिसाब कौन देगा? मोदी जी का सारा हिसाब किताब है। पप्पू गांधी के नेताओं के से 350 करोड़ 400 करोड़ निकल रहे हैं, उसके बारे में कौन बोलेगा? कुछ है जवाब? दिल मांगे मोर और जनता मांगे मोदी, तो क्या इस बार दोबारा मोदी या राहुल गांधी? नहीं, राहुल गांधी का तो ऑप्शन ही नहीं उठता ना। अभी आज देखा है 15 बाहर हो गए हैं। अच्छा, उनकी मर्जी है, वो सारों को बाहर कर दे। राहुल का क्या रोल है उसमें? अच्छा, राजा के दरबार में विद्रोही का या फिर उसका विपक्ष का, इन सब चीज़ों का सवाल पूछने वालों का कोई काम नहीं होता है। मैं तो कह रहा हूँ कि उन्हें सबको बाहर कर देवे, कोई मतलब ही नहीं बनता है। बाहर का मतलब समझ में नहीं आता। अभी करे हैं ना बाहर सांसद। हाँ, 15 हुए हैं ना बाहर। न कि इस बात पे बात हुई कि भाई वो जांच होनी चाहिए, वो कौन लोग थे, कैसे एंटर कर गए, इतनी मतलब सुरक्षा वहाँ को हर कोई तो नहीं पहुँच सकता वहाँ। देश के मैं कहता हूँ 1% भी लोग नहीं है जो पार्लियामेंट को अंदर से देख पाते हो। और कैसे वहाँ पहुँच के लोग बाग उत्पात मचा रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। यही काम तो कांग्रेस के टाइम में आतंकवादी घुसे थे ना उसमें। सही कह रहे हो आप, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। ये सब चीज़ें हो रही है और उसके बाद भी मतलब वो जो सवाल पूछ रहा है, डेमोक्रेसी का मतलब ही यही होता है कि पहले सबसे पहले ट्रांसपेरेंट, स्पष्टीकरण जब तक नहीं है तब तक तो कोई डेमोक्रेसी का मतलब ही नहीं बनता है। आप उस चीज़ पे बात ना करके और उसका मन हुआ कि नहीं ये सब काम नहीं हो रहा है और इनको भगाओ यहाँ से। सागर शर्मा जो संसद के अंदर में था, पब्लिक के तौर पे गया था, वो लखनऊ का है, ठीक है, जो एक कर्नाटक का है जिसने सांसद के पास लिए थे, मतलब सांसद से पास लिए थे अंदर जाने के लिए। तो इसमें सांसद दोषी कहाँ से हो गया? कार्रवाई होगी ना। आप एक बात बताइए ना, आप और हम किसी सांसद से मिले हैं? नहीं मिले ना। ऐसे थोड़ी नहीं कि सांसद से मिल के पास ले लेता है, उनके लिंक होते हैं, वो उनकी आवाज़ होती है। मैं यहाँ इतने दिनों से हूँ, मेरे को तो कोई सांसद नहीं मिला आज तक, नहीं मिला ना। नीलम जो बाहर कह रही थी कि बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, तो मेरे को एक सवाल ये भी पूछना है, वो बेरोजगार थी या स्टूडेंट थी या वो कांग्रेस की वोट मांगने वाली थी? वो जो भी पर्सन थे उसका जांच का विषय, और मांग यही उठी कि जांच होनी चाहिए स्पष्टीकरण के लिए। और वो जांच ना हो गया, उनको कह रहे कि तुम भागो यहाँ से। बाहर करने का यही तो मतलब होता है कि भागो यहाँ से। सवाल कैसे पूछ सकते हो तुम? सवाल पूछने के ऊपर तो बात हुई है कि भाई तुम सवाल पूछ ही क्यों रहे हो। अच्छा, सवाल ये है फिर 24 में कौन वापसी करेगा? वापसी तो यही करेंगे ना, दूसरे को तो वहाँ बैठने नहीं दिया जाएगा। क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि वापसी तो राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी नहीं, मैंने कहा मोदी। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, से मैं सहमत हूँ। मोदी जी ही करेंगे और कौन करेगा। और आप ये कह रहे हो ना कि अंदर कैसे घुस गए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं ना, प्राइवेट लोगों को प्लस कॉन्ट्रैक्ट होता है कंप्यूटर रिपेयर के लिए, ठीक है, अंदर की मेंटेनेंस के लिए, उन लोगों के लिए वो बनता है, विजिटर पास बनता है, तो वो तो आते ही है ना। अब उनको क्या पता कौन घुस के अंदर आ रहा है? कोई भी सेंध लगा के घुस सकता है। जो सरकारी जो संपत्ति है उसकी मेंटेनेंस के लिए ठेके दिए गए, वहां से भी लोग घुसते हैं। अब ये कैसे घुसे ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन मोदी जी एक काम जरूर कर दीजिएगा, इस प्रकार के लोग जैसे अंदर घुसे शूट एज साइट सीधा किया जाए, कोई कार्रवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, तभी ये जिहादी और ऐसी मानसिकता के लोग अंदर नहीं आएंगे।
क्या कहेंगे भैया? कह रहे हैं कि सूट एंड साइड होना चाहिए। हमने तो देखो, हमें तो सिर्फ एक बात का पता है कि डेमोक्रेसी का सबसे पहला मतलब स्पष्टीकरण है, और वो मांग कर रहे थे कि स्पष्ट हो जाएगा जांच से, और जांच पे विधक पड़े माननीय उप सभापति महोदय। अब वो उनकी मर्जी है, उनको राइट है, वो जो मर्जी चाहे करे, मैं उनको राइट है, वे सारों को भी बाहर कर सकते हैं। विपक्ष के टोटल जितने भी आप कह रहे हो मोदी जी आने चाहिए, मैं आपसे नहीं, आने नहीं चाहिए, वो आएंगे, दोनों में फर्क है। आने चाहिए तो एक डिमांड है, और वे आएंगे, वो उनकी चॉइस है। आपके हिसाब से कौन आना चाहिए? आपके हिसाब से, आपने तो बोल दिया कि वो उनकी तानाशाही है, मगर आपका भी तो कुछ हिसाब होगा कि हाँ मेरे हिसाब से ये आना चाहिए, मैं वोट इसे दूंगा तो ये आना चाहिए। वो मैं रखना चाहूँगा। इस पूरे देश में जो सिस्टम है, सबसे पहले तो पार्लियामेंट से और हाई कोर्ट से, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से यह आदेश आए कि जो भी चुनाव नेता लड़े उसके एक एक पैसे का हिसाब बिल्कुल ऑनलाइन होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ऑनलाइन ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए, कितना पैसा कहाँ से आ रहा है और ये लेके कहाँ से आ रहा है, और उसके बदले में जिसने डोनेशन कहा है कंपनी का, उसका अगले 5 साल तक रिकॉर्ड रखना चाहिए कि उसको क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं उस फंडिंग के चक्कर में। ये स्पष्टीकरण नहीं है, किसी वजह से सब भ्रष्टाचार कहाँ से फैल रहा है? पार्लियामेंट से ही। वे फंडिंग लेते हैं, फिर उनके एवज में वो अपने ठेकेदारों को, अपनी कंपनी वालों को, अपने बिजनेसमैनों को, ये सब चीज़ों को, एक नेता की बात नहीं करना हूं ना, एक किसी व्यक्ति की या एक किसी पार्टी की, सबका यही हाल है। सीका भाई वगैरह, वो 9 कुत्ते, वो कुत्ते 13। आपने कह दिया भ्रष्ट जो प्रचार में पैसे खत्म करे, हाँ? उसकी एक एक पैसे की जानकारी बिल्कुल भाई साहब, एक बार ये रूल ले आ जाए, देखो कैसे स्पष्ट होता है और कैसे अच्छे आदमी पॉलिटिक्स में आते हैं। ऑलरेडी रूल है वो, भाई साहब को पता नहीं है, जो सरकारी ठेके जाते हैं ना वो सारे ऑनलाइन है, पहले ऑफलाइन टेंडर होता था। ये भाई गए, इसकी जेब में डाल के दे दिया। मैं सुन भाई से बोले दीजिए, मैं बोला बात करी ठेके की और मैंने बात करी फंडिंग की। एक जो सेकंड, चुनाव में धीरेन्द्र ठेके में और चंदे में बहुत फर्क है। ठेका दिया जाता है, उसके रूल रेगुलेशन आगे। मैं कह रहा हूँ उस पार्टी के, उस नेता के चंदे के पैसे का हिसाब जो वो लेके आ रहा है, मजदूरी तो करता है, मोदी जी का सारा है, राहुल गांधी का नहीं है। 300 करोड़ निकल गया, तुम्हारे बाप 350 करोड़ कहां से निकल गया, उसका हिसाब कौन देगा? मोदी जी का सारा हिसाब किताब है। पप्पू गांधी के नेताओं के से 350 करोड़ 400 करोड़ निकल रहे हैं, उसके बारे में कौन बोलेगा? कुछ है जवाब? मैंने माननीय प्रधानमंत्री या किसी पप्पू पे टिप्पणी नहीं करी है, मैंने हर उस सांसद में जो 540 पार्लियामेंट में बैठे हैं, किसी पे नहीं, आप हर किसी की जांच करा के देख लो, और कोई भी आज तक, ये भाई कह रहा है, कोई भी आज तक नेता जो विधायक सांसद बना है वो अपने पार्टी उसके चुनाव के पैसे का हिसाब दिया हो और या देता हो ओपन। 65 साल से क्यों नहीं दिया गया इसका हिसाब? आपने कहा ना 65 साल से क्यों नहीं दिया गया, तो 65 साल में तो उन्हें हमने भगा दिया, इन्हें भी भगा दें। पूरे देश से ये अपील हो ही जाए ना कि उन्होंने भी हिसाब नहीं दिया, इन्होंने भी नहीं दिया, इनको भी भगा दो, जैसे उनको 40 पे ला दिया, इनको भी 4 पे ला दो। इसका तो मतलब यही बनता है ना। तो अगर भाई साहब 70 साल से इतना अच्छा बढ़िया था तो बीजेपी कैसे जीत गई? ये बताओ, इतना बढ़िया सिस्टम था। ईवीएम हैक कर लिया है, विपक्ष का कहना है, ईवीएम हैक हो जाता है। ईवीएम हैक हो जाता है। ये जो अभी वहां पर क्या वेस्ट बंगाल के अंदर जब पेटी से मतदान पेटी से हुआ था चुनाव, उठा के ले गए थे वो। ये चाहते हैं ऐसी गुंडागर्दी दोबारा से हो जाए, ये यही चाहते हैं। ईवीएम को आप हैक नहीं कर सकते हो, उस टेक्नोलॉजी के अंदर कोई लूप होल बिल्कुल भी नहीं है। इनको बहाना चाहिए। तेलंगाना क्यों नहीं जीत पाए? क्योंकि निष्पक्ष चल रहा है ईवीएम, किसी के पक्ष में नहीं है। और ये देखिए, जो फेल हो जाता है ना, फेलियर, वो क्या कहता है, टीचर ने नहीं पढ़ाया, टीचर ने कुछ नहीं पढ़ाया। स्कूल में हमें पढ़ा, जो बच्चा फेल होता है ना, घर पे आके ये बोलता है, हमारे तो टीचर आते नहीं जी, हमें पढ़ाता ही नहीं है। ये ऐसी बातें करेंगे, ये फैक्ट पे बातें नहीं करेंगे। और सोचिए ना, 350 करोड़ एक आदमी पे, कितने सदस्य होंगे कांग्रेस में? वही मैं बता रहा हूँ। देखिए, इनकी बात से मैं हर बात से सहमत हूँ, लेकिन थोड़ा सा पीछे चले जाओ, 2014 से पहले का। आप विपक्ष के जितने भी पार्टियां थी और जितने भी नेता थे, उनसे पूछ के देख लो, वे जो बयान ये दे रहे हैं आज, जो आज विपक्ष में है, वही बयान वे दे रहे थे। बोला ये तो ईवीएम की गड़बड़ है। कुछ लोगों ने तो किताब तक लिख दी, पूरा स्टेटमेंट दिया है, बुकें छापी है, बाकायदा उनकी डॉक्यूमेंट्री है कि ये गड़बड़ है और इसमें ऐसे ऐसे गड़बड़ है की। अब उनकी पहले की माने या आज की माने, हम जनता तो यही समस्या में है ना कि स्पष्टीकरण नहीं आ रहा है। मैं आपकी बात मान लेता हूँ, ईवीएम गलत है, मगर ये ईवीएम कर्नाटक में नहीं, हिमाचल में बिना मतलब ऐसी भक्त क्यों खराब हैक नहीं होती वहाँ पे? मैंने कहा ना, सीगा भाई वगैरह, वो 9 को 13, जहाँ अपनी दाल गल गई वहाँ सब कुछ अच्छा, जहाँ नहीं गई वहाँ भी दग गए। वहाँ क्या लॉजिक दिया है? ये राहुल गांधी वाला लॉजिक क्यों दे रहे हो भाई साहब? आप राहुल गांधी जैसे तो नहीं हो।
पता राहुल गांधी तो नहीं हो, इनकी सोच भी राहुल गांधी जैसी। 35 एक नई इन्वेंशन राहुल गांधी ने करी थी। 35 एक नई इन्वेंशन करी कि भैया पुरातन समय में पांडवों ने नोटबंदी क्यों नहीं करी, जीएसटी लागू क्यों नहीं करा। ये बातें भी सब ऐसी करते हैं, पप्पू के समर्थक बातें पप्पू जैसी करते हैं। अरे भैया लॉजिकली बातें तो करो। तेलंगाना क्यों नहीं, सबसे पहले तेलंगाना में बीजेपी की आवश्यकता है, वहां पे कानून की बहुत जरूरत है, वहां पे न्याय की बहुत जरूरत है। इसलिए अगर हैक की जाती है तो तेलंगाना सबसे पहले करते हैं। छत्तीसगढ़ का तो बीजेपी को भी लग रहा था छत्तीसगढ़ में जीत जाएंगे ये, लेकिन छत्तीसगढ़ में कैसे जीत गए, कर्म के बेस पे। तो ये पप्पू के समर्थक पप्पू जैसी बातें क्यों करते हैं, इसे पूछिए। बात वही आई ना घूम फिर के। हम बात कर रहे हैं स्पष्टीकरण की और इनकी बात सारी जा रही है वो जीत गया वो हार गया। डेमोक्रेसी है, हार जीत तो अलग हो, लेकिन स्पष्टीकरण दोगे नहीं। सबसे पहला काम डेमोक्रेसी का स्पष्टीकरण का। इस भाई को समझ में नहीं आ रहा है कि हम स्पष्टीकरण मांग रहे हैं, हम ये नहीं मांग रहे हैं कि वो क्यों हार गया, कौन क्यों जीत गया। ये तो डेमोक्रेसी का काम है, जनता का अधिकार यही है कि एक को हराना एक को जिताना। किसी पे झूठे इल्जाम- महागठबंधन फिर वापसी कर पाएगा अगर जैसे आप कह रहे हो तो? मैं कह रहा हूँ ये वापसी करे या ये वापसी करे, ए करे वापसी या बी करे। मैं इस देश का नागरिक और इस देश की 140 करोड़ जनता जो वोट देती है वो अपने मुद्दों पे, अपने विकास पे, अपनी बेसिक चीज़ों पे, उन सब चीज़ों पे। अभी कांग्रेस हार गई, बीजेपी जीत गई, उन दोनों के हारने जीतने से देश की जनता को क्या फायदा हो रहा है? इस मतलब हारने जीतने से कोई फायदा नहीं हो रहा। अभी बताए तो वो हमें, हम तो यही तो पूछ रहे हैं कि भाई तुम हार गए या ये हार गए। सारी बात चुनाव में भी, चुनाव प्रचार में भी कोई किसी का मैनिफेस्टो देखो और किसी की वो देखो, सब पे यही मिलेगा। ये कह रहा है कि फलाने ने मुझे गाली दे दी, ढिकड़े ने मेरे माँ को कह दिया, इसके चाचा को कह दिया। अबे भाई तेरे चाचा और इसके चाचा और इसकी मम्मी। मेरी बात सुनो, आप कह रहे हो कि सरकार के हारने, मेरी सवाल सुनो, सरकार के हारने जीतने से आपको कोई फर्क, जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। सड़क किससे मांगोगे, रोजगार किससे मांगोगे, ठीक है, सुरक्षा किससे मांगोगे? जो हम चुनेंगे। हमारा तो सवाल आपने बोला ना, जिसको हम चुन के भेज रहे हैं और वो स्पष्टीकरण के साथ में हमारे सामने आएगा और हमारे मुद्दों की बात करेगा, नहीं कि इस मुद्दे पे बात करे कि विपक्ष के नेता ने मुझे ये कह दिया, मेरी अपनी पार्टी का नेता ने। अरे तुम्हारा आप कौन क्या है? ये पूरे चुनाव में यही चलता है, वो उसको गाली दे रहा है, उसकी अभद्र भाषा है, कभी चुनाव है वो गाली दोगे क्या? सरातों को कीड़ा पकड़ बोलोगे, हिंदू को कीड़ा पकड़ बोलोगे, हिंदू को कोरोना बोलोगे, हिंदुओं की देवी देवताओं का अपमान करोगे। इनकी ये औकात है क्या बात कर रहे हैं? तो जो एक मिनट, तो अगर तुम हमारे सनातन में गाली दोगे, तुम में हिम्मत है तो विशेष धर्म वालों के बारे में बोल के बोलो ना, मोहम्मद साहब के बारे में गलत टिप्पणी करो ना, नहीं कर पाओगे। हिंदू के बारे में बात हिंदू मुसलमान की नहीं है और ना बात सनातन की है, बात है डेवलपमेंट की। भाई साहब 35 किलोमीटर पर डे सड़क बनती है पूरे भारत की, और इनको नहीं पता पूरे भारत में 2014 से पहले 10,000 किलोमीटर हाईवे तैयार थे और आज 1 लाख 25 किलोमीटर हाईवे तैयार हो चुके हैं मोदी जी के काल में। इनको आंकड़े ही नहीं पता। इनसे पूछिए कि मोदी 75 साल में क्या काम किया उन्होंने, इनके पास आंकड़े नहीं होंगे। और मैं 9 साल के आंकड़े मोदी जी गिना दूंगा, पॉइंट टू पॉइंट बना दूंगा, ये बात ही नहीं कर सकते। वो आंकड़ों पे नहीं, यहाँ पे काम जो है कर्म के बेस पे आए हैं वो मोदी जी। कह रहे हैं कि कांग्रेस ने 75 साल में, मैं बता रहा हूँ 70 साल में कांग्रेस रही हो और भी सरकारें रही हैं और बीजेपी की भी सरकार रही है उस 70 साल में, उन्होंने जो डेमोक्रेटिक संस्थाएं बनाई और नई खड़ी करी है, जो भी जितनी भी लंबी लिस्ट है उसकी पार्लियामेंट में भी है और देश की डॉक्यूमेंट्री में भी मिलेगी, वो है। अभी 9 साल में इन्होंने जो सी नई खड़ी करी है वो मेरे को बता दे। शोषित, वंचित, पिछड़े, इन सब के लिए एक पॉलिसी जो सोशली रिफॉर्म के लिए हो। कह रहे हैं कि पिछड़े, शोषित, वंचित के लिए कुछ करा है बीजेपी ने? क्यों नहीं करा? सोशल रिफॉर्म की एक पॉलिसी क्यों नहीं करा? पॉलिसी बता दे मेरे। जनधन अकाउंट खोले गए, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन दिया गया। उसके अलावा जो 2.5 लाख रुपए दिए गए सबको भाई मकान बनाने के लिए, किसको फायदा हुआ? हिंदू और मुसलमान करके फायदा नहीं दिया, सबको दिया गया है। और रही बात उसकी रोजगार की कितनी योजना दी गई मोदी जी ने दी है, उसकी बातें नहीं करेंगे, आंकड़े में बात ही नहीं करेंगे। जरा इनसे पूछिए कि पहले कितने जन औषधि केंद्र थे, इनको पता ही नहीं होगा, इनको नहीं आंकड़े का पता। ये बस यहाँ पे अपने झूठ फैलाने आते हैं। जैसे पप्पू गांधी मोदी जी को पनौती कहता है, सबसे बड़ा पनौती तो खुद था। बोलते थके। पूरी कांग्रेस